स्टूडेंट्स, अब हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन करने वाले हैं और क्वेश्चन है हमारा कि शो दैट मोमेंट ऑफ कपल डज नॉट डिपेंड्स ऑन पॉइंट अबाउट विच यू टेक द मोमेंट्स। तो मोमेंट आपको पता है कि मोमेंट हमारा होता है आर क्रॉस एफ, और कपल क्या होता है जब इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में किसी सर्टेन डिस्टेंस पे लगे। तो डायग्राम में ही बता दे रहा हूँ, एक पॉइंट मैंने ए लिया, दूसरा पॉइंट मैंने बी लिया, और यहाँ पे मैंने एक ओ लिया, पॉइंट ओ, जहाँ पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ए और बी पॉइंट को। तो ओ से ए का डिस्टेंस मैंने मान लिया r1, ओ से बी का डिस्टेंस मैंने मान लिया r2। ये ए बी जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा r2 माइनस r1। अच्छा, ये ओ पॉइंट यहाँ होता तब ये डिस्टेंस हमारा r1 होता और ये डिस्टेंस हमारा r2 होता, तब पर भी ए बी हमारा r2 माइनस r1 होता। चाहे ये ओ पॉइंट यहाँ होता तब पर भी ये हमारा r1 और ये हमारा r2, तो ए बी डिस्टेंस हमारा क्या होता r2 माइनस r1। तो ए बी डिस्टेंस जो है वो ओ पॉइंट के ये इस लाइन के पे कहीं भी ओ पॉइंट रखो, चाहे यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, कहीं भी रखो, ये r2 माइनस r1 हर जगह के लिए सेम ही होगा मैग्नीट्यूड में, ये चेंज नहीं करेगा। इसका मतलब ए और बी पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो ओ पॉइंट के इस लाइन पे कहीं भी शिफ्ट करेंगे तो उसके मैग्नीट्यूड के बराबर ही होगा, r2 माइनस r1 के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो शिफ्टिंग में यहाँ पे कोई चेंजिंग r2 माइनस r1 में नहीं हुआ। जब r2 माइनस r1 में नहीं हुआ तो देखो ए पॉइंट पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में और बी पे लग रहा है इस डायरेक्शन में। यदि ये डायरेक्शन पॉजिटिव माना तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव। तो यहाँ पे कपल के यहाँ पे मोमेंट कितना हो जाएगा, ए पॉइंट पे मोमेंट माइनस एफ इंटू r2, और यहाँ पे मोमेंट कितना हो जाएगा माइनस एफ इंटू r1, माइनस एन है और ये हमारा r1 है, इसके लिए कितना हो जाएगा एफ इंटू r2। तो नेट मोमेंट हमारा देखो कैसे निकालोगे, नेट मोमेंट का डायरेक्शन देखना। तो नेट मोमेंट जो हमारा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा एफ r2 माइनस एफ r1, तो एफ कॉमन लो r2 माइनस r1, तो एफ r2 माइनस r1 के हमारा ए बी। तो ये ओ पॉइंट कहीं भी रहे इस लाइन पे उसमें ए बी के मैग्नीट्यूड में कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो जब फोर्स हमारा कांस्टेंट है, ए बी हमारा कांस्टेंट है, इसका मतलब जिस पॉइंट के अबाउट हम लोग नेट मोमेंट निकालेंगे कपल का, तो वो पॉइंट इस लाइन पे कहीं भी रहेगा, उसके ओरिएंटेशन से वो नेट मोमेंट हमारा क्या होगा फ्री होगा। उस ओ पॉइंट के इस यहाँ पे कहीं भी ओरिएंटेशन पे नेट मोमेंट डिपेंड नहीं करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं बच्चों, सॉल्व एग्जाम्पल का ही। अ मीटर बार 7 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक मीटर बार है जो ए से लेके बी तक कितना सेंटीमीटर है हमारा 70 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है 70 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 4 kg मास में है। अब यहाँ पे ये दोनों, ये जो है ना ये दो नाइफ, ये नाइफ एक K1 दूसरा K2 के बीच सपोर्टेड है। अब यहाँ पे जो एज है ना हमारा वो 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच एंड है, और ये एज जो है ना ये हमारा 10 सेंटीमीटर है, ये भी कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है। और साथ ही साथ यहाँ पे इसका जो मास हमारा 6 kg है वो लटका दिया गया है। तो एक बात मुझे बताओ, मीटर बार है उसका अपना मास, खुद का मास जो वेट होगा वो कहाँ पे, उसका सेंटर ऑफ मास पे, यहाँ पे ये पॉइंट पे इसका अपना वेट होगा। साथ ही साथ एक्स्ट्रा वेट लगा दिया गया यहाँ पे 6 kg, यहाँ पे 6 kg एक्स्ट्रा वेट लगा दिया गया है। यहाँ से 30 सेंटीमीटर दूर ये 30 सेंटीमीटर आ गया। तो अब कह रहा है फाइंड द रिएक्शन एट नाइफ एज, रिएक्शन पूछ रहा है, कोई बात नहीं। तो रिएक्शन कैसे निकालेंगे हम लोग इसकी बात करेंगे। तो अभी ये किस में हमारा इक्विलिब्रियम में है, तो चलो कोई बात नहीं, इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब ये हो गया कि पहले नाइफ पे रिएक्शन मैंने मान लिया नॉर्मल रिएक्शन N1 मानो या R1 मानो, चलो R1 दिया R1 मानेंगे। दूसरे नाइफ पे रिएक्शन हमारा R2 है, इसका यहाँ पे खुद का वेट यहाँ पे जो एक्स्ट्रा लगाए हो वो वेट। तो इक्विलिब्रियम में है तो ऊपर लगने वाला फोर्स R1 प्लस R2 किसके इक्वल हो जाएगा, नीचे लगने वाला फोर्स। तो नीचे लगने वाला कौन कौन सा फोर्स है हमारा, एक तो खुद का वेट 4G प्लस एक लगाए 6G, तो R1 प्लस R2 हमारा कितना हो जाएगा, कितना आ गया 10G। तो R1 प्लस R2 हमारा कितना आ गया 100, पहला इक्वेशन आ गया।
अब यहाँ पे पूछ रहा है कि R1 R2 का वैल्यू बताओ, तो R1 प्लस R2 एक ही इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, तो ऐसे तो निकलेगा नहीं। अब हम लोग टॉर्क का बात करेंगे, क्योंकि अभी ये ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम देखे हैं। फॉर ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम टोटल ऊपर लगने वाला फोर्स टोटल नीचे लगने वाले फोर्स के बराबर है। फॉर रोटेटरी इक्विलिब्रियम टोटल क्लॉकवाइज टॉर्क और टोटल एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। तो अब गौर से देखो, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहीं पे फिक्स कर लो, कहीं पे हमने क्या किया, एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स किया। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स करने के लिए पहले डिस्टेंस भी बता दो कितना कितना है। क्वेश्चन में ये दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ये भी दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और एक एंड से 30 सेंटीमीटर दूर यहाँ पे आपने लटका दिया है, क्या लगा दिया आपने, 6 kg लगा दिया, 6 kg। 30 10 40 10 50 और कितना है, 70 सेंटीमीटर है ना। इसका मतलब ये गैप जो हमारा होगा, ये गैप यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 70 सेंटीमीटर का, 30 10 40 50, ये हमारा होगा 20 सेंटीमीटर। और इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, वो सेंटर ऑफ मास बीचों बीच होगा 50 सेंटीमीटर दूर। तो यहाँ से ये हमारा 50 सेंटीमीटर, सॉरी 35 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर लंबा है ना, तो 35 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो 30 और 10 ये 40 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये 30 सेंटीमीटर नहीं है, ये 30 सेंटीमीटर है, क्योंकि हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक मैक्सिमम डिस्टेंस 35 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। ये 10 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 10 और 10 20, और ये हमारा कितना हो गया, 50 सेंटीमीटर। ये 30 हो गए, ये 30 हो गए, और यहाँ से तक 25 है। तो ये गैप कितना हमारा हो जाएगा, 30 हो गए। इसको होना कितना चाहिए था और एक्स्ट्रा 20, ये 25 है, तो इसका इन दोनों के बीच का गैप कितना हो जाएगा हमारा, 5 सेंटीमीटर। डिस्टेंस सारा हमने लगा दिया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे शुरू करते हैं हम लोग। तो अब यहाँ पे देखो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के को हम लोग मान लेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। याद रख लेना कि रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होगा या सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा लोड लगाने से पहले, उसको हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन मानेंगे। एक्सिस ऑफ रोटेशन मानेंगे। अब यहाँ पे देखो टॉर्क, टॉर्क देखना है K1 के वजह से, तो K1 का नॉर्मल किधर, ऊपर, N1 ऊपर। तो N1 को घुमाओ एक एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ, कैसा घूम रहा है ये, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज टॉर्क को हमने नेगेटिव माना, तो एंटी क्लॉकवाइज को क्या मानेंगे, पॉजिटिव। अच्छा, R2 के लिए टॉर्क किधर हो जाएगा, तो R2 को एक्सिस रोटेशन की ओर घुमाओ, एंटी क्लॉकवाइज। ये पॉजिटिव मान लिया और इसको ये नेगेटिव मान लिया। तो फिर देखो एक्सिस रोटेशन से W1 को घुमाओ एक्सिस रोटेशन की ओर, ये तो ये हमारा कैसा, एंटी क्लॉकवाइज, ये भी पॉजिटिव। तो नेट टॉर्क हमारा क्या हो जाएगा, R1 है ना, ये R1 इंटू डिस्टेंस कितना है, R1 से एक्सिस रोटेशन के बीच का कितना माने हो, यहाँ से यहाँ तक 25, तो 25 सेंटीमीटर 10⁻²। डायरेक्शन क्या, क्लॉकवाइज, तो साइन यहाँ माइनस, प्लस R2 से एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच का डिस्टेंस कितना है, देखो यहाँ से यहाँ तक 30 है हमारा, ये गैप 5 है, ये कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 20 इंटू 25 सेंटीमीटर, तो -2। डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, तो साइन प्लस। फिर देखो अब W1 के वजह से, तो W1 हमारा क्या है, जो वेट लगाए हो आप, तो W1 हमारा क्या है बच्चों, जो आपने वेट लगाए हो, तो W1 ही रहने दो। W1 और सेंटर ऑफ एक्सिस रोटेशन के बीच का गैप कितना, 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 10⁻²। और ये कैसा है, ये भी हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, तो साइन क्या हो जाएगा प्लस, ये किसके इक्वल होगा, 0। तो सब में 10⁻² है, तो जो कॉमन चीज़ है उसको हटा लो, ख़त्म करो कहानी। तो ये हमारा क्या होगा, -25R1 प्लस 25R2 प्लस 5W1 किसके इक्वल, 0 के बराबर। अब W तो आपको पता है ना कि वेट जो आप लगाए, W1 क्या होगा 6G, और G का वैल्यू 10 लिए तो 60, तो -25R1 प्लस 25R2 प्लस 5 इंटू 60, 0 के बराबर। तो 25 कॉमन लो, ये कितना हो जाए, रहने दो बाद में कर लेते हैं। तो 5 कॉमन लेके हटा दो, तो 5 कॉमन लेके हटा दो, तो 5 कॉमन लो, 5 लिया, तो -5R1 प्लस 5R2 प्लस 60 हमारा किसके, 0 बराबर। एक और 5 कॉमन लो, ये तो 0 हो गया, फिर 5 कॉमन लो, तो
तो -R1 + R2 + 12 = 0। मतलब क्या, R1 - R2 = 12 सेकेंड इक्वेशन। तो हमारा R1 + R2 हमारा 100 फर्स्ट इक्वेशन, और सेकेंड इक्वेशन R1 - R2 = 12। जोड़ो, R1 + R2 हमारा कितना 100, और R1 - R2 कितना 12, ये और ये गया 2R1 कितना हो जाएगा 112। तो R1 कितना हो जाएगा 56। R1 कितना होगा 56 न्यूटन। जब R1 56 है तो R1 - R2 हमारा 12 है, तो 56 - R2 = 12। R2 कितना 56 - 12, तो कितना हो जाएगा ये 46 44 44 न्यूटन। देखो तो 56 न्यूटन एंड 44 न्यूटन। एक्चुअली ये 9.8 लिया होगा, कोई बात नहीं। ये जी का वैल्यू 9.8 लिया है ना, तभी इसका थोड़ा सा चेंज हुआ है 55 और 43। हमने जी का वैल्यू 10 लिया है, तो हमारा ये आंसर आया। तो आंसर में आप थोड़ा सा अंतर है, तो आप इसके लिए घबराना नहीं। उसने 9.8 लिया है और हमने 10 लिया है, सेम आंसर है, कोई अलग नहीं है। तो आप समझ गए क्या करना है। जब भी इंसेप्ट का कोई प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम करना है। ऊपर लगने वाला टोटल फोर्स नीचे लगने वाले टोटल फोर्स के बराबर कर देना है, एक इक्वेशन आएगा। फिर रोटेशनल इक्विलिब्रियम करना है, किसके अबाउट, उस रॉड का जो अपना सेंटर ऑफ मास था उसके अबाउट। और डायरेक्शन ऑफ टॉर्क कैसे देखोगे, तो जो रिएक्शन है उसको या जो फोर्स है उसको घुमाओ एक्सिस रोटेशन की तरफ, तो आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अपने आप देख लेगा। जैसे R1 का डायरेक्शन R1 की वजह से टॉर्क का डायरेक्शन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो एक्सिस और रोटेशन चूज कर लिए थे। जो उसका रॉड का अपना सेंटर ऑफ मास था 6 kg लगाने से पहले, इस R1 को घुमाओ एक्सिस रोटेशन की तरफ क्लॉकवाइज। फिर R2 को घुमाओ एक्सिस रोटेशन की तरफ एंटी क्लॉकवाइज। W1 को घुमाओ एक्सिस रोटेशन की तरफ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग मानेंगे पॉजिटिव, क्लॉकवाइज को मानेंगे नेगेटिव। और नेट टॉर्क हमें फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करके 0 कर देना है, ताकि ऑब्जेक्ट किस में है, ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है। तो 2 इक्वेशन आएगा, 2 वेरिएबल आएगा, जो कुछ भी होगा वहाँ से आपका निकल जाएगा। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो कोशिश करते हैं ट्राई करने का इसको। तो ये क्वेश्चन भी हमारा है ना बच्चों, ये सेम क्वेश्चन हमारा 6.8 जैसा ही है। इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप इसको ये वेट के अबाउट आप इसका नेट टॉर्क जीरो करके निकाल सकते हो, और नेट फोर्स भी जीरो करना है ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में। और रोटेटरी इक्विलिब्रियम में हमारा नेट टॉर्क क्या करना है, जीरो करना है। तो देखो यहाँ पे, अब इस रॉड का इसका नीचे क्या लग जाएगा mg, जो वेट है। ऊपर एक नॉर्मल डायरेक्शन इधर, एक फोर्स इधर। तो ऊपर वाला फोर्स नॉर्मल डायरेक्शन किसके को होना चाहिए, वेट के बराबर। और इधर लगने वाला जो फोर्स है F1 माने हो, वो किसके इक्वल हो जाएगा, राइट साइड लगने वाला फोर्स फ्रिक्शन फोर्स F के बराबर। ये हमारा ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम के लिए। फॉर रोटेटरी इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पर रोटेटरी इक्विलिब्रियम में आप क्या करोगे, पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन वही मान लेना। देखो आप फ्री हो, कहीं से भी मान सकते हो। यहाँ पे भी आप एक्सिस रोटेशन मान सकते हो, सेंटर ऑफ मास भी एक्सिस रोटेशन मान सकते हो, और यहाँ भी एक्सिस रोटेशन मान सकते हो। तो जहाँ पे ज़्यादा फोर्स हो वहाँ पे एक्सिस रोटेशन मान लो। तो ज़्यादा फोर्स यहीं पे है, तो टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन प्लस टॉर्क ड्यू टू एफ प्लस टॉर्क ड्यू टू वेट प्लस टॉर्क ड्यू टू F1 हमारा क्या होना चाहिए 0। तो ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन माने हो। तो जो भी फोर्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे लगेगा, ये एक्सिस रोटेशन पे लगेगा, जो भी कोई फोर्स एक्सिस रोटेशन पे लगेगा उससे कारण टॉर्क क्या होगा 0। तो ये नॉर्मल डायरेक्शन एक्सिस रोटेशन पे माना, इसी को मैंने एक्सिस रोटेशन मान लिया। उसी को मानोगे जहाँ पे ज़्यादा फोर्स होता है कि वो चीज़ 0 हो जाए। ये भी 0, ये भी 0। तो यहाँ पे सिर्फ टॉर्क ड्यू टू वेट और प्लस टॉर्क ड्यू टू F1 रहेगा। तो वेट को टॉर्क घुमाओ तो एक्सिस रोटेशन की ओर, तो डायरेक्शन कैसा हमारा क्लॉकवाइज। और F1 को घुमाओ एक्सिस रोटेशन की ओर, तो डायरेक्शन कैसा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। इसका मतलब टॉर्क ड्यू टू वेट हमारा नेगेटिव और प्लस टॉर्क ड्यू टू F1 ये क्या होना चाहिए 0। तो टॉर्क ड्यू टू वेट हमारा किसके इक्वल, टॉर्क ड्यू टू F1 के इक्वल।
तो टॉर्क ड्यू टू वेट, तो वेट इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वेट हमारा ये है और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, टोटल यहाँ से यहाँ तक 1, ये कितना 0.5, तो टॉर्क ड्यू टू वेट कितना हो जाएगा, वेट इंटू 0.5 किसके इक्वल होगा, टॉर्क ड्यू टू F1, तो F1 हमारा इधर लग रहा है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है हमारा ये, इक्वल टू क्या हो जाएगा F1 इंटू 2√2, पॉइंट हटाओ नीचे 10 आ गया 2, तो F हमारा क्या हो जाएगा F1 इक्वल टू वेट बाई 2 जा 4√2, तो वेट कितना है हमारा, इसका कितना मास है इसका 20 kg, 20 इंटू जी का वैल्यू 9.8 बाई 4√2, 4 पंचे 20, तो कितना होगा 9 पंचे 45, 8 पंचे 40, कितना हो जाएगा 49 बाई √2, 49 बाई √2 का वैल्यू 1.414, इसको सॉल्व करोगे तो F1 का वैल्यू आ गया, जो ही F1 आया ये आपका एक कॉन्टैक्ट फोर्स आ गया F1 इक्वल टू 49 बाई 1.414, और N2 N हमारा किसके इक्वल है, जो N लिए हो आप, N हमारा किसके इक्वल है, वेट के बराबर, इक्वल टू 20 इंटू जी 20 इंटू 9.8, तो कितना आ जाएगा 196 न्यूटन। देखो इसका आंसर N आ गया 196 न्यूटन और F आ गया हमारा 34.6, इसको जो सॉल्व करोगे तो ये हमारा जाएगा 34.6। इस टाइप के क्वेश्चन आप वहीं पे एक्सिस रोटेशन मानना, यदि बहुत सारे फोर्स हो तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा फोर्स हो उसी को एक्सिस रोटेशन मानना, और नहीं तो सेंटर ऑफ मास जो है उसको एक्सिस रोटेशन मानना सबसे बेहतर है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम करोगे, ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर, जैसे यहाँ पे N हमारा W के बराबर, और लेफ्ट साइड फोर्स राइट साइड फोर्स के बराबर। ये अपना F2 ये NCERT का अपना तरीका है, N और F का रिजल्टेंट मान लिया है, हम इस F2 को काउंट नहीं करेंगे, इंडिविजुअल फोर्स काउंट करेंगे। जैसे N हमारा W के बराबर, ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर, लेफ्ट वाला फोर्स F1 हमारा F के बराबर, ख़त्म कहानी। और फिर नेट टॉर्क भी जीरो, तो ए पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क निकाल दो, उसको जीरो कर दो, दो इक्वेशन दो वेरिएबल घटा घटा आपका आंसर क्या होता जाएगा, आना शुरू हो जाएगा। अब चलो बच्चों, अब जो है हम लोग नया क्वेश्चन करेंगे, ये वाला इक्वेशन ऑफ रोटेटरी मोशन, वही हमारा जैसे एस लीनियर मोशन में एस इक्वल टू हमारा क्या था यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पे एस के जगह पे थीटा इक्वल टू क्या होगा, यू के जगह पे ओमेगा नोट टी प्लस माइनस भी होगा, ए की जगह पे अल्फा टी स्क्वायर बाई 2, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन वी इक्वल टू यू प्लस माइनस ए टी, तो यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस माइनस अल्फा टी। तीसरा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस, वी के जगह पे ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। तो यही क्वेश्चन ऑब्टेन करना वाला है ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गौर से देखो, द एंगुलर स्पीड ऑफ मोटर व्हील इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 1200 RPM टू 3100 RPM इन 6 सेकेंड। तो इनिशियल ओमेगा नोट हमारा क्या है 1200 RPM, तो एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल 2 पाई, अब मिनट है तो सेकेंड में कन्वर्ट कर दो 60, 1010 ये 20, कितना हो जाएगा 40 पाई रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा नोट है इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी कितना हमारा आ गया ओमेगा क्या हो गया 3120 RPM, 3120 इंटू 2 पाई बाई 60 काटो, तो कितना हो जाएगा 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 52 दूना 104 पाई रेडियन पर सेकेंड, और टाइम कितने में 6 सेकेंड में। तो व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, तो अल्फा इक्वल टू हमारा क्या होता था ओमेगा माइनस ओमेगा नोट बाई टी, तो ओमेगा कितना 104 पाई माइनस 40 पाई बाई टी कितना 6 सेकेंड, सॉल्व कर दो अल्फा आ जाएगा। हाउ मेनी रिवॉल्यूशन डज द इंजन मेक ड्यूरिंग दिस टाइम, तो अल्फा आ गया, तो थीटा इक्वल टू निकाल दो, थीटा निकाल दो, तो अल्फा पहले निकालो, अल्फा कितना हो गया 104 माइनस 40 कितना आ जाएगा 60, 64 बाई 6, तो 64 बाई 6 कितना हो गया 64 पाई बाई 6, तो अल्फ़ा देख लेते हैं, इसे इन्होंने कैलकुलेट किया होगा, सब कुछ सेम ही है। तो अल्फ़ा हमारा आ गया ओमेगा माइनस ओमेगा नोट, तो 104 माइनस 40, तो कितना हो गया 64 बाई 6, तो कितना हो जाएगा 6, ये 3, ये 32,
ठीक ही है ना, ये ओमेगा आ गया 104, इसका भी 104 आया है और इनिशियल 40, तो एंगुलर एक्सेलरेशन कितना, ओमेगा 104 माइनस 40, 60, हाँ वही 64। अभी तक कितने टाइम है हमारा, कितने टाइम है हमारा, ओहो 16 मिनट, हमने 6 ले रखा है यहाँ पे 16, तभी तो नहीं कट रहा है। तो 16 और 4 से कट गया ये, तो 16 चौका 64, तो कितना आ जाएगा 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। अब थीटा निकालो, थीटा इक्वल टू हमारा क्या होता है, ओमेगा नॉट टी प्लस अल्फा टी स्क्वायर बाई 2। तो थीटा क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट हमारा क्या इनिशियल वेलोसिटी 40 पाई, 40 पाई टाइम कितना है 60 प्लस अल्फा कितना है हमारा 4 पाई इंटू टाइम कितना है 16 का स्क्वायर बाई 2। यहाँ से थीटा आ गया, और एक चक्कर में कितना रिवॉल्यूशन आता है 2 पाई, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना होगा थीटा बाई 2 पाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ये भी यही किया होगा, देखो पहले थीटा निकाला है, थीटा आ गया इतना, फिर उसको 2 पाई से डिवाइड कर दिया, ये आंसर आ गया। तो यहाँ से हमने सीखा कि नंबर ऑफ थीटा दिया हो, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना हो तो 2 पाई से डिवाइड कर दो, और बाकी तो वही काइनेमेटिक्स में से जैसा ही है ये, इसमें कोई अलग चीज़ तो है नहीं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या कहते हैं उसको, कितने क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन है इसमें, तो ये 12वां क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए एनसीईआरटी का इतना ही।